फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के बारे में कभी सुना है? वित्त आयोग, इससे पहले इससे पहले कभी सुना हो? फाइनेंस कमीशन क्या होता है? जैसे कि हमने लॉ कमीशन पढ़ा था, तो लॉ कमीशन क्या देखता है कि डेवलपमेंट देखता है कि क्या चीज लॉ में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। सेम एज वित्त आयोग है। तो अभी वित्त आयोग जो है 16th फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मतलब ये हर 5 साल बाद इसका गठन होता है बेटा, इसको याद रखना कि एवरी 5 years ये गठित होता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने साल में होता है ना? तो 5 सालों में, हर 5 साल में इसका गठन होता है। और कौन, ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक आयोग है कि संविधान में आर्टिकल 280 में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं कि हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग गठित होगा। और उसमें कितने मेंबर होंगे? जिसके नीचे वाले क्वेश्चन में है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य मेंबर होंगे, यानी कि टोटल मिला के 5 मेंबर इसमें होंगे। अब क्यों गठन करते हैं? पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस ये है कि देखो, हमारे यहाँ पे अगर सेपरेशन ऑफ पावर तुम देखते हो तो एक सेंटर है, एक स्टेट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब टैक्सेशन की बात आती है कि कर, कौन सा कर कौन कलेक्ट करेगा, तो सेंटर मेजरली जो कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है वो सेंटर के हाथ में होता है, ठीक है। और जो ये होता है स्टेट जो होते हैं, इनके हाथ में बस पब्लिक गुड्स से रिलेटेड चीजें होती है ना? जो मेजर चीजें उन पे टैक्स सेंटर ही लगाता है। तो उसमें क्या रहता है, राज्य और केंद्र दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। जैसे कि मैंने तुम्हें जीएसटी के बारे में बताया था, अगर तुम्हें याद हो, जब जीएसटी लागू हुआ था तो पार्लियामेंट ने ये कहा था कि जीएसटी जैसे ही कलेक्शन जो है, अगर 1% राज्यों को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में कलेक्शन में प्रॉब्लम हुई, तो हम कंपेंसेशन देंगे, राज्यों को कंपेंसेशन देंगे। और वो कंपेंसेशन जीएसटी कब लगा था? 2017 के आसपास। 2017 के बाद से अभी भी 2022 में, 2021 में कंपेंसेशन कुछ राज्यों को नहीं मिल पाया था। तो उसकी वजह से क्या रहता है, फिर केंद्र और राज्य के बीच में क्या रहता है, एक तरह का टसल रहता है, एक टेंशन क्रिएट रहती है। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोविजन दे रखा है हर किसी में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सिर्फ जीएसटी को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जो भी टैक्सेशन का कलेक्शन होता है सभी को लेके रहता ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहेगा ही, है ना? जब दो पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है ना सेंटर पे और स्टेट पे, तो हर 5 साल में ये गठित होता है। और ये देखता क्या है, क्या ये रिकमेंड करता है, ये डिवीजन ऑफ पावर में एक तो टैक्सेशन का देखता है कि टैक्सेशन किस तरह से वो होगा, और ये भी चेक करता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। रेवेन्यू मीन्स कि हम कितना थ्रू टैक्स, थ्रू जो भी हमारी अर्निंग है। रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की अर्निंग, ये इकोनॉमी का टर्म है। जब रेवेन्यू की बात आती है तो इट मीन्स के अर्निंग किसकी? गवर्नमेंट की अर्निंग, है ना? कि गवर्नमेंट टैक्सेशन से या डिसइन्वेस्टमेंट से या जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, उससे जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है वो इसका रिवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये भी देखता है कि कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। रेवेन्यू कम तो नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें वित्त आयोग देखता है, ठीक है। और ये कुछ रिकमेंडेशन भी देता है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट, जो केंद्र के जो टैक्सेस है, कर है, वो स्टेट के साथ यानी राज्यों के साथ किस तरह से शेयर होंगे, कितना अमाउंट उनको देना है, कितना नहीं देना है, जिसमें कि प्रॉब्लम ना हो। और जो ग्रांट्स होते हैं, ग्रांट सुना है ना, कुछ ग्रांट दिए जाते हैं स्टेट को कि इफ बजट एलोकेट हो गया, अब बजट से ज्यादा स्टेट को जरूरत पड़ रही है किसी परसेंट, किसी काम के लिए, तो वो सेंटर उसे ग्रांट भी देगा, है ना? ग्रांट देते हैं ना अलग से, जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही उनको। बट अगर उनको नीड कोई अराइज हो रही है, कोई जरूरत पड़ रही है, तो वो ग्रांट भी उनको मिलता है। फिर आता है मीजर टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। अब इसमें अदर रिकमेंडेशन ये ऐसे भी दे सकता है कि किस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को मतलब और उनकी पावर्स को एनहेंस किया जाए ताकि वो भी रेवेन्यू जनरेट कर सके।
कुछ कुछ पंचायत को भी दिए गए हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, म्यूनसिपैलिटीज को भी दिए गए हैं। बट एक चीज हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने बना दिया इंस्टीट्यूशन ग्रास रूट लेवल पे कि पंचायत भी है म्यूनसिपैलिटी भी है, लेकिन बेटा उन्हें हम पूरी ऑटोनॉमी नहीं देते। ऑटोनॉमी मतलब उन्हें जितनी पावर रिक्वायर्ड है काम करने के लिए उतनी नहीं मिल पाती, वो अटके रहते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस उन्हें कहीं काम करना है, रोड को लेकर ही है, कोई रोड कहीं टूटी पड़ी है, उसके लिए कितनी बार प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कितनी बार सेंटर उसमें राज्य में जाके वो एप्लीकेशन देंगे, कितनी बार कहेंगे कि यहाँ ये चीज हो गई है, हमें इतना पैसा चाहिए। तो वो जो ग्रास रूट लेवल पे है ना, वो चीज नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट में बाइंडिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट को वो कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग में ऐसा नहीं कि जो इन्होंने कह दिया वो उन्हें माना पड़ेगा लेटर एंड स्पिरिट में, लेकिन ऐसा है कि इनको देखना तो पड़ेगा ही ना कि अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और किसको सौंपते हैं अपनी रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो वही प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो एक तरह से पार्लियामेंट ही समझ लो। ठीक है, अब ये है एक झूले लद्दाख हेलो लद्दाख प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये जो प्रोग्राम है झूले लद्दाख, ये एक तरह से देखो लद्दाख का अगर तुम्हें बताऊं तो लद्दाख बहुत हमारा कैसा है, बहुत आइसोलेटेड सा है ना। जम्मू कश्मीर की तो काफी बातें होती रहती है, लेकिन लद्दाख की बात कम होती है। तो ये हमारी इंडियन नेवी ने एक प्रोग्राम चलाया है। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या है झूले लद्दाख के, कि जो नेवी है भारतीय नौसेना, उन्होंने उनको अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है हेलो लद्दाख, कि वहाँ की जो हमारी इंडियन नेवी है वहाँ उन लोगों के बीच में जाती है और उनसे बातचीत करती है और उन्हें बताते हैं कि नेवी में भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि एक तरह से लद्दाख रीजन जो है बहुत आइसोलेटेड हो जाता है ना। एक तो वो इनहॉस्पिटेबल है जगह, जहाँ पर लद्दाख है वो इनहॉस्पिटेबल है, मतलब वहाँ पे स्नोफॉल रहता है और बहुत ज्यादा वहाँ पे कोई रहना भी नहीं चाहता। एक वो है जो वहाँ के लोग है सिर्फ वहीं, बाहर के लोग तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तो लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा, ना वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा पा रहा है, ना वहाँ के लोग यहाँ की जो हमारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम चला रखी है, उन स्कीम का कोई वो फायदा नहीं उठा पा रहे। तो एक प्रोग्राम इंडियन नेवी ने चलाया है कि आप आओ और आर्मी ज्वाइन करो। अब इसमें ही तुम्हें मैं एक चीज और ऐड करके बताती हूँ कि ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तुम्हें पता ही है। तो एक उनमें भी सेंस ऑफ डाउट है। डाउट मीन्स उनमें पीपल में हमारे लिए ट्रस्ट नहीं है, हमारे लिए मीन्स कंट्री के अदर लोगों के बीच का एक ट्रस्ट नहीं है उनके बीच में। तो वो भी उनको ये भी नहीं पता होता था कि 26 जैन को हम अपना ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को, उनको ये भी नहीं पता होता था। ठीक है, तो अब जैसे ही एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तो वहां पर जैसे हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारी चीजें सेलिब्रेट हो रही है, तो उनमें एक सेंस ऑफ आ रहा है कि हाँ वी आर पार्ट ऑफ इंडिया और अब ये चीजें कुछ ना कुछ चेंज होंगी। और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर पाते थे। जैसे अगर वहाँ के हम ऑफिसर्स की भी बात करें तो बहुत कम है कुछ। देखो वहां से किसी ने फर्स्ट टाइम क्लियर किया था विद द फर्स्ट रैंक, तो वो थे डॉक्टर शाह फैजल, 2019 बैच के हों और 2010 का उनका रिजल्ट आया था, तो शाह फैजल ने क्लियर किया था। शाह फैजल ने जब क्लियर किया था तो उसके बाद से लोगों को पता चला कि अच्छा इंडियन सर्विस भी कुछ होता है, सिविल सर्विस भी, और वहां पे ऐसे किया जा सकता है। तो फिर तुम्हें याद हो 2016 में फिर एक अतर आमिर थे, रैंक 2 आई उनकी, वो भी कश्मीर से थे। ठीक है, और भी बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर में। ठीक है, तो लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो जाता। हम उन लोगों को ट्रस्ट दिलाएं कि ठीक है हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम मीन्स क्या, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उनको जाके ये अश्योर करे कि हाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी ऑटोनॉमी को, और ठीक है एज इट इज जैसा आप चाहें वैसा कीजिए, और हमारे लोग वहां पर अप्लाई भी होंगे, वो सारी चीजें होंगी, बट थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा
सिटीजन्स पे, मिलिटेंट्स पे नहीं। मिलिटेंट्स का तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो, उनके लिए तो आर्मी ही एकमात्र उपाय है, ठीक है। लेकिन सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये ऐसे प्रोग्राम और भी चलाने चाहिए जिस तरह से उन लोगों को जोड़ा जा सके। फिर एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल अभी हुआ है, किस राज्य ने हाल ही में सीबीआई से सामान्य सहमति जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। अब व्हाट इज जनरल कंसेंट इज, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में है, सेंटर के। अब सीबीआई जो है उसको हर राज्य से एक कंसेंट मिला हुआ है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सीबीआई वहां पे आके इन्वेस्टिगेशन करेगी। बट जो जनरल कंसेंट था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो भी हमारे यहाँ पे कोई केस होता है इन तमिलनाडु, तो आप लोगों को पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ले या नहीं करें, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे यहाँ पे वो करने के लिए। अब इसको क्यों ये मूव आया है या ये इन्होंने क्यों कदम उठाया ऐसा, तमिलनाडु के एक मिनिस्टर है सेंथिल बालाजी, तो जो वी सेंथिल बालाजी, उनको ईडी ने, उनपे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है और ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। उसके बाद सीबीआई की भी वहां पर जांच आई है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है जिसको भी अरेस्ट किया है, एलिगेशन देखो ट्रू है नहीं है वो तो अप टू द सीबीआई और जो भी जांच होगी ईडी की वो उस पर डिपेंड करता है। बट उसके बाद उनकी इतनी मतलब ज्यादा हेल्थ बिगड़ गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, और उसके बाद वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये लिया कि सीबीआई से जनरल कंसेंट हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। अब जनरल कंसेंट यही होता है कि हम आपको जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक आप हमारे यहाँ कोई जांच नहीं कर सकते, किसी को भी आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये था, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये भी देखना होगा कि सीबीआई को ये पावर मिली कैसे है, जनरल कंसेंट वाली पावर मिली कैसे है। तो देखो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये जान लो क्योंकि एक्ट वगैरह बहुत पूछे जाते हैं और अब तुम पुलिस में जाओगे तो तुम्हारे लिए तो ये जरूरी है। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। अब इस जो ये जो एक्ट है इसका एक सेक्शन है सेक्शन 6, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 इसको पावर देता है कि द स्टेट कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीबीआई टू एक्सटेंड इट्स इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड यूनियन टेरिटरीज। अब ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि अगर सीबीआई दिल्ली के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की परमिशन उसको लेनी पड़ती है, ठीक है। पहले तमिलनाडु ने दी हुई थी जनरल कंसेंट, बट अब विड्रॉ कर लिया कि अब हमारी परमिशन के बगैर आप यहाँ पे आ भी नहीं पाओगे, ठीक है। दिल्ली के अलावा हर स्टेट का अपना जनरल कंसेंट है, किसी ने दे रखा है किसी ने नहीं दे रखा, लेकिन उस जनरल कंसेंट के अलावा वो नहीं कर सकते। जैसे कि अब कल को तुम भी वही करोगे उसमें काम, ठीक है, पुलिस वगैरह में जाओगे कहीं तो जाओगे, ठीक है, या तो सीबीआई में भी देखो हो सकता है तुम्हारा जब तुम ग्रो करोगे आईपीएस ऑफिसर की तो सीधे सीबीआई में हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या लॉज है ना। मेनली क्या होता है पुलिस को लॉज का पता नहीं रहता, मतलब ये अभी तो लोग पढ़ने लगे हैं लेकिन सब अभी भी लोग सिर्फ उतना ही पढ़ता है जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, फील्ड के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना कोई पढ़ता नहीं है। ये भी तुम्हें पता ही है कि सब पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है बस इससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, फिजिकल हम दे ही देंगे और उसके बाद खत्म मामला, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एज अ सर्वेंट जो भी तुम पब्लिक सर्वेंट बनोगे चाहे पुलिस में जाओ या कहीं भी, तो तुम्हें लॉज पूरे पता होने चाहिए कि ये अगर जनरल कंसेंट हटा है तो क्यों हटाया और क्या प्रोविजन थे। तो सेक्शन 6 में ये बात लिखी है कि अगर यूनियन टेरिटरीज मतलब दिल्ली भी और जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इंक्लूडिंग जैसे कि दमन और दीव हो गया, या अब जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ये सब ये इसमें आ गया, और या पौंडीचेरी हो गया, तो इन सबको लगा करके,
ठीक है। अगर उसको उसके बियॉन्ड उन्हें जाना है तो राज्यों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ये है, तो इससे प्रॉब्लम आ रही थी और तमिलनाडु ने ये विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, विंड दिवस कब मनाया जाता है। देखो, विश्व जो विंड एनर्जी है ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी ये ऑब्जर्व हुआ था ग्लोबल विंड डे 15 जून को। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया, उसने एक ऑर्गेनाइज किया था एक ऑर्गेनाइज किया था सेलिब्रेशन विंड एनर्जी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब विंड एनर्जी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो इंडिया की 4th रैंक है वर्ल्ड में विंड पावर कैपेसिटी में। ठीक है, हम बहुत अच्छी कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो विंड पावर में इंडिया की विंड पावर कैपेसिटी में जनरेट तो हम ज्यादा कर नहीं पा रहे, कैपेसिटी में इंडिया की 4th रैंक है। ठीक है, यानी चौथे स्थान पर आता है इंडिया। तो हमारे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। देखो, अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी है। अगर वाटर हाइड्रो पावर की भी बात करें तो हम बहुत अच्छे हैं हाइड्रो पावर। बट वो जो लैक ऑफ एक वो होता है ना इन्वेस्टमेंट, जो प्रोग्रामिंग जो चल रही है, अब ज्यादा स्पेस मिलने लगा उस चीज को, अब ज्यादा पेस मिलने लगा है ना, अब गति पकड़ ली उन चीजों ने। लेकिन पहले क्या था, ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। अब जब से क्लाइमेट चेंज की बातें आ रही तो विंड पावर पे शिफ्ट हो रहे हैं या हाइड्रो पावर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया की 4th रैंक है, और इंडिया कम से कम 60 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। 60 गीगावाट, है ना। तो गीगावाट, और तमिलनाडु इसमें, यहाँ पे देखो कौन सा राज्य विंड पावर उत्पन्न करने में सबसे आगे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी से। ठीक है, अब विंड एनर्जी से क्या होता है, जैसे विंड मिल होती है, अब विंड मिल में क्या लगे रहते हैं, वो टरबाइन वगैरह, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो हम हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर, यूरेनियम पर, वो हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोल पर, यूरेनियम से तो हमारे यहाँ पे बहुत कम जनरेट होती है, सबसे ज्यादा कोल से एनर्जी जनरेट होती है। तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल, वो तो एक दिन खत्म हो जाना है। तो जो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया की रैंक 4th है। और ये, अब देखो इसमें है, सी लेटस की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ पाई गई। बाल्टिक सागर में कुछ सी लेटस पाए गए हैं। अभी सी लेटस होते क्या है, देखो, जो लेटस होते हैं वो एक तरह से जो सैलेड होती है, ग्रीन सैलेड, जो कैबेज के जैसे दिखते हैं सैलेड की तरह, ये ऐसे होते हैं। बट ये सी लेटस है। सी लेटस मतलब ये समुद्र में वो होती है, ग्रो करती है। और इसकी 20 न्यू स्पीशीज पाई गई है। 20 न्यू स्पीशीज पाई गई है। और ये जो है इसका देखो यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, यूज इसका सबसे ज्यादा है सी फूड में, फूड इंडस्ट्री में, और कुछ बायोकेमिकल एप्लीकेशन में, यानी कि कुछ बायोकेमिकल मेडिसिन में और फूड में सबसे ज्यादा। अब तो तुम देख रहे हो कि शिफ्ट हम कहाँ कर रहे हैं। अब हमारा जो शिफ्ट है जंक की तरफ ज्यादा हो गया है। और फिर जैसे ही जंक की तरफ हुआ तो अब सभी को हेल्दी खाना है ना। अब जब हेल्दी खाना है तो हेल्दी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सारा ग्रीन सब्जियों में, ये सब। लेकिन जो ये हैं ब्रिटिशर्स या जो भी यहाँ पे रहने वाले जो सी फूड कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ये क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल चीजें नहीं उगती है। अब तो ग्रीन हाउस की वजह से सब चीजें उगने लगी हैं, लेकिन पहले उगती नहीं थी। बट अभी भी ये लोग सी फूड, ज्यादातर सी फूड पे रिलाई करते हैं। ठीक है, तो ये लेटस एक तो फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, दोनों के लिए काम कर जाएंगे इनके लिए। तो ये बाल्टिक सी में अभी मिली है। बाल्टिक सी कहाँ है, किस तरफ है बाल्टिक, ऐसे लोकेशन पता है, याद है कुछ, बाल्टिक किधर है। तुम्हें ना एक, अभी मैं तुम्हें ड्रॉ ही कर दूंगी इधर मिटा के, क्योंकि तुम लोगों को ना एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। कुछ कुछ सीज ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लैक सी बड़ा उसमें रहता है।
चलो बाल्टिक सी में ये रशिया, इधर रशिया का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ सीज है, जैसे कि ये कौन सा है, ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी। और ये वाला कौन सा है, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पे भी है ना, देखो बेटा यहाँ पे ये वाला जो सी है ना, इसे कहते हैं एजियन सी, और इसे कहते हैं एड्रियाटिक सी। ये भी छोटे छोटे सीज हैं, एड्रियाटिक, ठीक है, एजियन सी, एड्रियाटिक सी। और यहाँ पर अगर तुम्हें मैं यहाँ पर एक बताऊं तो यहाँ पे कौन सा सी है, कैस्पियन, कैस्पियन सी। और एक सी यहाँ पर है, इसे कहते हैं अराल। मतलब ये मेजर सीज है, यूरोप में मेजर जो सीज है वो यहाँ पर है। अब देखो ये पोजीशन याद रखना, अराल और कैस्पियन रशिया के पास है, ठीक है। और जो ये है ब्लैक सी, यहाँ पर ये तुर्की है, ये आर्मेनिया, अजरबैजान, इधर यूक्रेन, रशिया। और जो बाल्टिक सी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेटा ये वाला है, बाल्टिक सी, ठीक है। तो ये वो जो स्पीशीज पाई गई है वो यहाँ पर पाई गई है लेटिसेस की, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है बाल्टिक में, यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, एक तो नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। तो ये जो आम है इसी को ही देख लो हाफ करके, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और यहाँ है फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। और यहाँ पे बाकी कंट्रीज है, इटली वगैरह ये सब ये है, ठीक है। समझ आया तो बाल्टिक सी किधर है, तो यहाँ है बाल्टिक सी। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड है इसमें, और फिर छोटी छोटी, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये रशिया का कुछ पार्ट है, फिर यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री है, लातविया, एस्टोनिया, इस तरह की कुछ कुछ कंट्रीज हैं, लिथुयाना, बेलारूस, ये जो इससे मिली हुई है रशिया से, ठीक है। तो यहाँ तक देखो। अब नेक्स्ट इसमें है ममल्लापुरम, किसके लिए प्रसिद्ध है, ममल्लापुरम। तो ममल्लापुरम में एक समिट हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रधानमंत्री क्या था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है, ममल्लापुरम में। तो ममल्लापुरम जो है वो चेन्नई में है, और वो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बेटा रॉक कट टेम्पल है। रॉक कट मीन्स कि चट्टाने जो हैं उनको काट के कुछ टेम्पल बनाए हुए हैं, जैसे कि फेमस वहां पर रथ टेम्पल है एक फेमस, वो दूसरे वाला जगन्नाथपुरी वाला नहीं, तो वो नॉर्मल एक रथ टेम्पल है, जगन्नाथपुरी वाला तो अलग है, ठीक है। और ये किसने बनाए थे रॉक कट टेम्पल, पल्लव वंश के उसमें क्या जैसे कि अभी हम चंद्रगुप्त वो पढ़ रहे थे ना, अशोका, अशोका के बाद हम वो करेंगे पोस्ट गुप्त साम्राज्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, उसके बाद हम कुछ ये भी पढ़ेंगे जो तमिल में थे, जैसे चोल, पल्लव, पांड्यास, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया था। अब ये जो है काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें होती रहती है, जैसे कि एक तो ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर एक समिट हुआ है, द विमेन 20 समिट, यहाँ पर ममल्लापुरम में, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि विमेन 20 या W20 एक समिट हुआ है, और इसका था विमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड। तमिलनाडु में हुआ है ये, और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी की है, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज याद रखना, ये रॉक कट टेम्पल जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। तो ये जो टेम्पल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और ऐसे ही नहीं डालते वो वर्ल्ड हेरिटेज, बेटा क्राइटेरिया होता है कुछ, एक तो उसकी बहुत ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, वो ज्यादा ओल्ड भी ना हो, बट उसमें
कुछ यूनिकनेस हो, जिससे कि टूरिस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि और कंट्रीज के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो अपने आप में एक पीस ऑफ आर्ट ऐसा हो सो दैट कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया जा सके। तो ये मतलब है इस तरह से। अब तुम लोग जब जब भी मैपिंग करोगे, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, तुम डील करोगे किस कौन कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे, एक तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। इन तीन में तो ये काम आएगा ही आएगा, पॉलिटी में, हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में। जैसे कि फॉर हिस्ट्री की मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है अशोका का कि कौन सा साम्राज्य कहाँ था। जैसे 16 महाजनपद की बात थी, 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे, तो तुम वो मैप के थ्रू तुम दिखा सकते हो, और मैप के थ्रू तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि गांधार उस तरफ था अफगानिस्तान की साइड में, तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में क्लियर है कि अफगानिस्तान किधर है ना। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर रहेंगी। और जैसे कि अब कौन कौन से जो कांग्रेस गठन हुआ था 1885 में, है ना, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, अच्छा कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, सेकंड सेशन कहाँ हुआ था, या कांग्रेस का जो सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी उस समय, मतलब कुछ मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अलग अलग हो गए थे, है ना। क्योंकि उस समय मॉडरेट में थे ये दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। इनकी थिंकिंग अलग अलग हो गई थी, आइडियोलॉजी डिफरेंस हो गया था, इसकी वजह से सूरत जो है गुजरात में, वहां पे इसमें स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट मीन्स के दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते चल दिए। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सूरत स्प्लिट का हुआ तो सूरत किधर है ना, कि गुजरात की तरफ है, तो तुम्हें पता है गुजरात कहाँ पर है और वहां पे सूरत कहाँ पर है, ये तुम्हें फिर डिनोट करना है। फिर उसी में लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, वहां पे कांग्रेस एक साथ हो गई थी, एक साथ मतलब फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलके काम करने लगे थे। तो वो तुम्हें पता है, अच्छा लखनऊ उधर है, तो कांग्रेस का जो 1916 में सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, तो तुम लोग वहां पे डिनोट कर दोगे। फिर कम्स टू ज्योग्राफी, ये तो हुई हिस्ट्री की बात, फिर ज्योग्राफी की बात करो। ज्योग्राफी में अगर तुम वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करोगे, तो जैसे कि ये सीज अभी मैंने तुम्हें बताए, कौन सा सी कहाँ है, ये तुम्हें रट के कभी याद नहीं होगा कि अच्छा बाल्टिक सी स्वीडन के नॉर्वे के पास है, कभी याद ही नहीं हो सकता। तुम एक बार याद कर लोगे, एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे, बेटा हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा, जब तुम इसे मैप पे कर लोगे और तुम्हें याद रहेगा अच्छा वो जो उधर एक संरचना अलग है यूरोप से, वो स्वीडन या नॉर्वे है। ठीक है, और वहां पर बीच में जो सी है वो बाल्टिक है। ठीक है, या ब्लैक सी जो है, सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों याद रहा है ब्लैक सी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ब्लैक सी में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें याद रहेगा अच्छा ब्लैक सी रशिया यूक्रेन के पास है, और वहां पे और भी कंट्री है जैसे कि तुर्की है, ये इस्तांबुल है, तुर्की का ही पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हें इस तरह से याद रहेंगी चीज। तो मैपिंग से तुम लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे तैयारी। और देखो ऐसा नहीं है कि यू वांट गो फॉर पीसीएस और यूपीएससी, अगर तुम वहां भी जाओगे तो तुम्हारे लिए अभी से एक बेस क्रिएट होगा, तुम्हारा फाउंडेशन अभी ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि तुम्हें बाद में किसी चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर सिर्फ चीजें पढ़नी है और तैयार करके जाना है। ठीक है, और ये तुम्हारा हर चीज में काम आएगा, कोई भी एग्जाम हो अलग से कोई चीज नहीं पढ़नी होती है। और पॉलिटी का मैंने तुम्हें बताया ही था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, तुमने उसी पे अगर तुम लिख दोगे अच्छा ये स्टेट इतने साल में बना था, हरियाणा का गठन इतने में इतने सन 1960 के आसपास हुआ था, तो तुम्हें याद रहेगा ना कि ये इतने में हुआ था। या फिर सिक्किम है 1987 में हुआ था, गोवा का 1987 में राज्य बना था, सिक्किम बना था 72-74 के आसपास का था, उसका याद नहीं आ रहा, 1776 कुछ था। देखो मैं सिक्किम का फिर भूल गई तो मैं बता रही हूँ। हाँ 1975 में। अब 1975 में ऐसे भी याद रखा करो कि एक तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि किधर है सिक्किम, है ना। अगर तुम बनाओगे तो ऐसे इस तरह से जैसे मैप करोगे ना, ये रहा, तो ये जो छोटा सा है ये सिक्किम है, अब तुम्हें पता चल गया ये सिक्किम है। ठीक है, अब ये राज्य बना कब था, तो ये बना था 1975 में। अब ये भी याद रखना कि कौन सी गवर्नमेंट थी। ठीक है, उस समय देन द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। ठीक है, और इंदिरा गांधी, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इंदिरा गांधी ने
वहां पे आर्मी भेजी थी इसको अपने में मिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था, यहाँ की जो चोग्याल डायनेस्टी थी वो कह रही थी कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट उस समय देखो, हम जो सोचते हैं ना, वो लोग भी वही सोचते हैं। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो हैं, उनको भी पता है सिक्योरिटी का। हम तो यहाँ बैठ के बात कर देते हैं कि भाई कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है वो कर रही है। बेटा वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो हमें बता के थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद है अभी फिलहाल में, वो है, या उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो वो सजेस्ट किया कि अगर इसे इंडिपेंडेंट बन जाएगा ये, तो चाइना इजीली कैन ऑक्यूपाई इट। लेकिन अगर हम इसे ऑक्यूपाई कर लेंगे तो हम एक तरफ से सेफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भूटान है। चाइना मैनिपुलेट कर सकता है नेपाल को भी, भूटान को भी, लेकिन यहाँ जब हमारी ही रहेगी आर्मी, हमारी चीजें रहेंगी, तो वो नहीं हो पाएगा। और फिर चोग्याल डायनेस्टी ने सबमिट कर दिया, इन्होंने फिर हमें मिल गए। ठीक है, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत ये हमारा राज्य बन गया।